आज सत्ता में हम 2 नेविगेशन सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें पहली लोकेशन है संभल, जहां हिंसा की आग के बाद अब सियासत फायर वाले मोड में है और ऐसे ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें बहुत चिंगारियां हैं। क्यों विपक्ष संभल में 4 लोगों की मौत को हत्या बता रहा है, ये देखिएगा। फिर सत्ता के राजनीतिक स्टीयरिंग को महाराष्ट्र की ओर घुमाएंगे और बताएंगे कैसे सीएम पद को लेकर महायुति के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपना अपना फॉर्मूला बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र का सीएम फॉर्मूला दिल्ली से फाइनल होगा। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। फिर संसद के शीतकालीन सत्र की बात करेंगे, जिसमें पहले ही दिन जबरदस्त गर्मी महसूस की गई। संभल से गौतम अडानी तक जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन पीएम ने इस सत्र के शीत रहने की उम्मीद क्यों जताई और विपक्ष पर क्या कटाक्ष किए, एक राजनीतिक कुंजी इस पर भी खोलेंगे। आज दिल्ली से एक बड़ी खबर भी आई है, जहां विधानसभा चुनाव से पहले आप सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 60 से 69 साल तक के बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2,500 रुपए महीना मिलेगा। आज सत्ता के उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है, जो रास्ता जानने के लिए गूगल मैप्स जैसे नेविगेशन ऐप पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं। ये गलती उन 3 लड़कों ने भी की थी, जिनकी कार बरेली में पुल से नीचे गिर गई। इसीलिए आज आपको मौत वाले नेविगेशन से सावधान करना जरूरी है। आज एक बड़ी खबर बांग्लादेश से भी आई है, जिसमें यूनुस सरकार के अत्याचार वाले सबूत हैं। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास ने दावा किया है कि इस्कॉन के पुजारी चिन्मया कृष्णदास को ढाका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में रैली की थी। और क्रिकेट फैंस के लिए एक शुभ समाचार भी है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट में 295 रन से हरा दिया है और 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। पर्थ टेस्ट में 8 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। सत्ता की शुरुआत करते हैं नेविगेशन वाली कुंजी के साथ, जिसमें सियासत भी है और न्यूज मित्रों को सावधान करने वाली जानकारी भी है। यूपी संभल में हिंसा पर सियासी नेविगेशन शुरू हो चुका है। मतलब कल पथराव हुआ, आगजनी हुई, मौत हुई। आज इस अति संवेदनशील विषय को मुद्दा बनाकर जुबानी फायरिंग हो रही है। इस आग पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर मौत वाला नेविगेशन है, जिसमें आपके लिए अलर्ट नोटिफिकेशन है। अगर आप भी आंख मूंद कर गूगल मैप्स पर भरोसा करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो टूटे पुल की तरफ ले जाता है। ऐसा फिर हुआ है। गूगल मैप्स की गलती से 3 लोगों की जान चली गई है, इसलिए ध्यान से आज इस खबर को देखिएगा। पहले बात उस हिंसक संघर्ष की, जिसकी शुरुआत 24 घंटे पहले दिल्ली में 190 किलोमीटर दूर यूपी के संभल में हुई थी। लेकिन इस हिंसा पर सियासी शोले सड़क से सदन तक है, संभल से दिल्ली तक है। कल संभल में आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई। उसके बाद से लगातार जुबानी फायरिंग हो रही है। इसमें हिंदू मुस्लिम वाली आग है, इसमें मस्जिद और मस्जिद के सर्वे वाली चिंगारियां हैं। इसका सच क्या है फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें लगातार आरोपों वाली ईंटें और प्रत्यारोप वाले पत्थर चल रहे हैं। सत्ता में आज संभल हिंसा को कुछ वीडियो, सबूतों, सवालों और बयानों के साथ हम डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें संभल में आज क्या हो रहा है। संभल हिंसा पर अब तक 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। संभल के एमएलए नवाब इकबाल के बेटे सुहेल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर हिंसा भड़काने के आरोप हैं। संभल हिंसा की एफआईआर में 2,500 लोगों का नाम है। अब तक 25 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार लोगों के पास से चाकू और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। 30 नवंबर तक संभल में किसी भी बाहरी के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है। संभल के हिंसा प्रभावित इलाकों में ज्यादातर घरों में ताले लगे हैं। हिंसा वाली जगह से कुछ लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में 30 थानों की पुलिस तैनात है। उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज का सहारा लिया जा रहा है। इंटरनेट सेवा मंगलवार तक के लिए सस्पेंड है। 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल आज बंद रहे। मतलब ये कि संभल में रविवार वाली हिंसा की आग जरूर बुझ चुकी है, लेकिन संकट अभी भी है, सवाल अभी भी हैं। प्रश्न प्रशासन पर उठ रहे हैं, प्रश्न संभल के सांसद और विधायक पर उठ रहे हैं। सवाल यही है कि संभल में अचानक जामा मस्जिद के बाहर हजारों की संख्या में लोग कैसे पहुंच गए। क्या संभल हिंसा एक सुनियोजित साजिश है?
क्या सर्वे को लेकर दिए गए भड़काऊ बयान की वजह से यह हिंसा हुई है? बड़ा सवाल यह है कि संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत कैसे हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। यहां तक कि पुलिस भी राजनीतिक आरोपों वाले एनकाउंटर का सामना कर रही है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में देखिए संभल कैसे हिंसा के 24 घंटे के बाद भी सुलग रहा है। इस वक्त हम संभल में उसी शाही जामा मस्जिद पर मौजूद हैं जहां कल सुबह यानी कि रविवार की सुबह अचानक से बवाल शुरू हुआ। सुबह तकरीबन 7 बजे जो सर्वे टीम है वो इसी संभल की शाही जामा मस्जिद पर पहुंची, इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए। सर्वे टीम इसी गेट से बाहर निकलने लगी। उसी दौरान अचानक से बैरिकेड तोड़ते हुए जो भीड़ थी वो मस्जिद की तरफ बढ़ी। भीड़ में कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अचानक से पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने रिटेलिएट किया, लाठीचार्ज किया, लेकिन तब तक भीड़ उग्र हो चुकी थी और इस पूरी हिंसा के अंदर तकरीबन 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। जब फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पे कल देर रात्रि जब सब लोग चले गए थे, इस तरीके के वेपन उनके वहाँ से घटनास्थल पे जहाँ पे कई सारे चप्पल जूते पड़े थे उनके बीच में ये भी बरामद हुआ है। इस तरह देख सकते हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। एविडेंस उन्हें हो तो वो ज़रूर दिखाएं मुझे, एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भगाने की कोशिश करी है। हम इस वक्त ठीक शाही मस्जिद के पीछे के रास्ते पर मौजूद है। मैं तस्वीरें चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाए। ये देखिए किस तरीके से ये मस्जिद का जो बैक साइड है ये वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। ये देखिए यहाँ पर बाकायदा आगजनी भी की गई और ये 3 रास्ते हैं। ये ठीक सामने एक रास्ता और ये ठीक सामने देखिए ये सामने एक जो मस्जिद का जो बैक साइड है उसके ठीक पीछे भी एक रास्ता आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और जो तीसरा रास्ता है वो देखिए ठीक इधर पे ठीक मेरे बैक साइड में यहाँ पर भी एक तीसरा रास्ता है। तो इन तीनों जगह से अचानक से भीड़ ने इकट्ठा होना शुरू करा, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करा। जो दंगई थे उन्होंने बाकायदा जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे वो सीसीटीवी कैमरे भी इलाके के तोड़े हैं इस दंगे के दौरान, ताकि उनकी जो तस्वीरें हैं वो उन कैमरों के अंदर कैद ना हो पाए। अभी भी आपको पत्थर के निशान साफ तौर पर देखने को मिलेंगे और ये जो जितना इलाका है यहाँ जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन सीसीटीवी कैमरों को ठीक इसी तरीके से डैमेज किया गया। संभल की मुगलकालीन जामा मस्जिद की कहानी यह है कि अदालत के आदेश के बाद रविवार को एक टीम सर्वे करने पहुंची थी। पहले राउंड का सर्वे मंगलवार को हो चुका था। सर्वे की रिपोर्ट आज से 4 दिन बाद 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होनी है। बताया जा रहा है कि सर्वे की वजह से एक पक्ष में असंतोष है। यह असंतोष कैसे आक्रोश और हिंसा में बदल गया, इसकी तस्वीर भी पूरा देश देख रहा है। कल मस्जिद की वीडियोग्राफी शुरू होते ही पत्थर चलने लगे, गाड़ियां जलाई जाने लगी। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसमें 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। अब इस हिंसा पर जबरदस्त राजनीतिक लड़ाई हो रही है। पहले राहुल गांधी ने कहा है कि संभल हिंसा पर यूपी सरकार का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवेदनशील कार्रवाई ने माहौल को बिगाड़ा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा है कि संभल में हिंसा के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है, पुलिस की गोली से लोगों की जान गई है। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने भी पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये फायरिंग नहीं मर्डर है। संभल हिंसा की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। वहीं संभल हिंसा पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। देखिए कैसे संभल पर सियासी शोले भड़क रहे हैं। पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर EVM की बटन बार बार पुलिस से दबवाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि साबरमती फिल्म देख करके उन्हें लगा कि उन्हें भी बड़ा नेता बनना है, इसलिए ये सब कुछ कराया गया। ये सोची समझी रणनीति के तहत
इसे बांग्लादेश बनाना चाहता था। आखिर उतने लोग कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहाँ से आ गई? ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रहे और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे? ये लोग जानबूझ करके देश को जलाना चाहते हैं। कुंदरकी में जो अल्पसंख्यक वर्ग ने भारी मात्रा में भाजपा के पक्ष में मतदान किया, उसकी खींच आप संभल में उत्पात मचा के कराएंगे क्या? जनप्रतिनिधि अगर जनता को उकसाएगा तो फिर लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? वो वहाँ थे ही नहीं कल घटना वाले दिन। ही वॉज आउट, ही वॉज इन बेंगलोर। वो कहाँ थे वहाँ? हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने गोली चलाई है, जिनके लिए जिम्मेदार वहाँ के डीएम एसपी हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये जो फायरिंग हुई है, ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहाँ पर तो संभल में। ये न्यायपालिका के आधार पर वहाँ पर सर्वे चल रहा था। जो भी घटना हुई है वो दुखद है और पूरी घटना की जांच होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। रोज दंगा कराओ, मारो सबको, ये बना रखा है आपने उत्तर प्रदेश की हालत। साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके। अब आपको कुछ नए वीडियो के साथ ये बता देते हैं कि रविवार सुबह 6:30 बजे सर्वे के दौरान संभल में क्या हुआ था, ताकि आप सभी आरोपों और तर्क को समझ सकें और ये जान सकें कि आखिर सत्य क्या है। ये समझ सकें कि राजनीति कौन कर रहा है और साजिश कौन कर रहा है। कल सुबह डीएम एसपी के साथ एक टीम संभल जामा मस्जिद में सर्वे करने पहुंची थी। सर्वे टीम को देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए, वो भी कुछ इस कदर कि कुछ ही देर में करीब 2 से 3 हजार लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। ऐसा लग रहा था उन्हें पहले से आने को कहा गया था। ऐसा भी लग रहा था कि उनकी तैयारी पहले से थी। जब पुलिस ने इस भीड़ को रोकने की कोशिश की तो कुछ उपद्रवियों ने पथराव शुरू किया। इसके बाद भगदड़ जैसे हालात हो गए, छतों से भी पत्थर फेंके गए। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को पहले आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठी चार्ज करना पड़ा। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर संभल की इस मस्जिद का ऐतिहासिक तथ्य क्या है। इसकी ऐतिहासिक तथ्यों वाला क्विक रिकैप भी दिखा देते हैं, जिसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें लिखी हैं। हिंदू पक्ष ने संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 95 पेज की जो याचिका लगाई है, उसमें 2 किताबों को आधार बनाया गया है। पहली किताब का नाम है बाबरनामा, जिसके पेज नंबर 687 का जिक्र है। दरअसल बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। इसका अनुवाद एनेट सुजैना बेवरेज ने किया था। इसके पेज नंबर 687 पर लिखा है कि बाबर जुलाई 1529 में संभल आया था। हुमायूं के सेवक ने श्री हरिहर मंदिर को ध्वस्त कराया और ध्वस्तीकरण का ये आदेश किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबर ने दिया था। और उसी के आदेश पर मंदिर तोड़ने के बाद उसे मस्जिद का रूप दिया गया, जिसे आज शाही मस्जिद बताया जा रहा है। दावा है कि हिंदू पक्ष ने कोर्ट में एक और किताब का जिक्र किया है, जिसका नाम है आईने अकबरी। अकबर के शासनकाल में फारसी भाषा में अबुल फजल ने आईने अकबरी किताब लिखी। 1589 से 1600 के बीच लिखी गई पुस्तक में पेज नंबर 281 पर लिखा है, संभल में प्रचुर मात्रा में शिकार उपलब्ध है। यहाँ गेंडा पाया जाता है। संभल शहर में हरि मंडल यानी भगवान विष्णु का एक मंदिर है। ये मंदिर एक ब्राह्मण का है। 10वें अवतार इसी स्थान पर प्रकट होंगे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। सत्ता में अब बात आपको सड़क पर रास्ता बताने वाले उस नेविगेशन सिस्टम की करते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग रोज करते होंगे। लेकिन न्यूज़ मित्रों, जरा धीरे चलिएगा, क्योंकि इस राह में बहुत धोखे हैं और ये बात आज हम आपको 3 लड़कों की मौत की खबर से समझाने वाले हैं। आप में से बहुत लोग आए दिन नई या अनजान लोकेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप की मदद लेते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे किसी मैप एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं
तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा नेविगेशन सिस्टम किसी को मौत के रास्ते पर भी ले जा सकता है। यूपी के बरेली से आई एक दर्दनाक खबर में कुछ ऐसे खतरनाक संकेत हैं जहां दावा किया जा रहा है कि गूगल मैप्स की गलती की वजह से एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 3 लड़कों की जिंदगी छीन ली। नितिन, अमित और अजीत नाम के तीनों लड़के अपनी बहन की शादी में दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे थे। गाड़ी चला रहे शख्स ने मोबाइल में गूगल मैप पर फर्रुखाबाद की लोकेशन सेट की थी, लेकिन मैप के बताने पर कार बरेली के फरीदपुर से बदायूं के दातागंज को जोड़ने वाले गंगा पुल पर चढ़ा दी। ये वो गंगा पुल था जो वर्ष 2022 में आई बाढ़ में टूटकर बह गया था। दावा है कि प्रशासन की ओर से इस टूटे हुए पुल को बंद नहीं किया गया था और न ही गूगल मैप्स ने पुल के टूटे होने का कोई संकेत दिया। क्योंकि कोहरे से विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, इसलिए इन तीनों लड़कों को पता तक नहीं चला और कार टूटे हुए पुल से नीचे रामगंगा नदी में जाकर गिर गई। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब हम आपको एक एनिमेशन ग्राफिक के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बरेली में ये हादसा कैसे हुआ। जैसा हमने कि आपको बताया, सड़क पर विजिबिलिटी थोड़ी कम थी, इसीलिए दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रहे इन लड़कों ने गूगल मैप्स की मदद ली, लेकिन मैप एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा करने की कीमत इन तीनों ने अपनी जान देकर चुकाई, क्योंकि कार सीधे पुल से नीचे गिर गई। इस घटना का एक और दर्दनाक पहलू यह है कि कार में मौजूद ये सभी लड़के अपनी बहन की शादी में जा रहे थे। इनमें 2 सगे भाई थे। रविवार को बहन की शादी थी, लेकिन उसी दिन घर में बेटों की मौत की खबर पहुंची तो हर कोई टूट गया। नेविगेशन सिस्टम से मौत का सच जानने के लिए हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो देखा कि 3 किलोमीटर लंबे और टूटे हुए पुल पर कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। मतलब ये कि इसमें प्रशासन की लापरवाही भी जिम्मेदार है। गाजियाबाद से एक कार टैक्सी करके 3 लोग जा रहे थे और 2 उसमें चचेरे सहेरे भाई हैं। वो अपने जनपद यानी कि फर्रुखाबाद के लिए जा रहे थे। पुल के माध्यम से, गूगल मैप के माध्यम से वो फरीदपुर बरेली होते हुए फर्रुखाबाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें कहीं नहीं बताया कि आगे पुल टूटा हुआ। सामने की मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए, यहाँ जो पुल की समाप्ति है, टूटा हुआ पुल है, उसके बाद जो कार सवार थे वो इसी 25 से 30 फीट नीचे जाके ये रामगंगा की नदी है उसमें जाकर इसी कार में जो 3 लोग सवार थे उनकी दर्दनाक इसमें गिरने से मौत हो गई। जो पुल था उसके सामने कोई भी, यहाँ देखिए तस्वीरों दिखाऊं एक बार, कोई भी बैरिकेडिंग नहीं किया गया। जिस तरफ से पुल आता उधर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं किया गया था। जो कार सवार थे उन्हें कोई अंदाजा नहीं हुआ, वो गूगल मैप के सहारे चल रहे हैं कि आगे पुल भी टूटा हुआ होगा। में ये जो है गूगल लगाया हमने, गूगल से रास्ता वो दिखाई, उसमें अगर डिवाइड लगा होता ना तो ये हादसा नहीं होता। पुल से जो है करीब 50 फुट गहरे गिरे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अचानक पुल ख़त्म होने से वह बीच नदी में गिर गई। वहाँ मौके से 3 लोगों के शव निकाले गए, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाना प्रतीत हो रहा है और इस संबंध में अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई भी प्रचलित है। 2022 में जो बाढ़ आई उसमें पुल ढह गया, उसके बाद यहाँ कोई पुल का निर्माण नहीं कोई नहीं। तो यहाँ कोई बैरिकेडिंग भी नहीं लगाया गया था? नहीं, इधर नहीं बैरिकेडिंग है। और पीछे जिससे पुल चालू होता वहाँ पे ही नहीं लगा? वहाँ पर बैरिकेडिंग थी, वो किसी गांव वालों ने तोड़ दी। हैरानी की बात यह है कि जिस मैप एप्लीकेशन का आप सब इस्तेमाल करते हैं उसकी गलती से पहली बार किसी की जान जाने के आरोप नहीं लगे हैं। इसी वर्ष अगस्त में एक शख्स मैप एप्लीकेशन के गलत रास्ता बताने की वजह से सऊदी अरब के एक रेगिस्तान में पहुंच गया और 3 दिन वहां फंसे होने के बाद भूख और प्यास से तड़पकर उसकी मौत हो गई। अक्टूबर 2023 में केरल के एर्नाकुलम में एक कार नेविगेशन सिस्टम के गलत रास्ता दिखाने की वजह से एक नदी में गिर गई, जिसमें 3 डॉक्टर्स मारे गए थे। इसी तरह अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में गलत नेविगेशन सिस्टम ने 47 साल के एक शख्स की जान ले ली, क्योंकि गूगल मैप ने उसे एक ऐसे पुल पर चढ़ा दिया था जो आगे से टूटा हुआ था। और अब बरेली में 3 लड़कों की मौत से इस सर्विस पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या रास्ता बताने वाले इस तरह के मैप्स को बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना आपके लिए सुरक्षित है?
हमने भी गूगल मैप डाल कर देखा है और एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब हमने यहाँ पर गूगल मैप किया तो इस पर कहीं पर भी पुल पर यानी कि रास्ते में अवरोध दिखाई नहीं दे रहा है और सीधा ये शाहजहांपुर फतेहगंज पूर्वी की तरफ जाते हुए इसमें गूगल मैप में स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कहीं पर भी गूगल मैप ये शो नहीं कर रहा है कि आगे रामगंगा नदी है। सामने की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए किस तरह से जो हादसा हुआ था और इसी पुल से गूगल मैप के माध्यम से जो आ रहे थे कार सवार, वो इसी नीचे नदी में 25 से 30 मीटर की जो खाई नदी है उसमें गिर जाते हैं और गूगल मैप लगातार उनके लिए साफ रास्ता दिखा रहा था। हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर गूगल मैप्स कभी कभी गलत रास्ता क्यों बताने लगता है। दरअसल जीपीएस के जरिए गूगल मैप्स वो रास्ता बताते हैं जिसमें कम समय लगता है। यानी अगर रास्ता लंबा भी हो लेकिन समय कम लग रहा हो तो बहुत हद तक ये संभावना है कि मैप वाली ऐप आपको वही रास्ता बताएगी। लेकिन सड़क अच्छी है या खराब, ये जानकारी ऐप पर कभी अपडेट होती है, कभी नहीं होती है। इसीलिए कई बार नेविगेशन सिस्टम ऐसा रास्ता बता देता है जहां सड़क की स्थिति बहुत खराब होती है या फिर सड़क होती ही नहीं है। स्थानीय मौसम की जानकारी भी फौरन अपडेट नहीं होती, इसीलिए कई बार खराब मौसम की वजह से भी रास्ते में दिक्कत पैदा होती है। गूगल मैप्स की गलती से होने वाले हादसों के पीछे एक और बड़ी वजह यह है कि कई बार खतरनाक या फिर बंद रास्तों की जानकारी गूगल मैप्स नहीं देता, जैसा बरेली के इस मामले में हुआ। या फिर कई बार नेविगेशन सिस्टम को अपडेट नहीं किया जाता, यानी उस पर पुराने और बंद हो चुके रास्तों की डिटेल्ड अपडेट नहीं होती, इसीलिए वो गलत रास्ता भी बता देते हैं। और मुमकिन है कि ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ हो। अब हम जल्दी से आपको ये भी समझाते हैं कि अनजान रास्तों को जानने के लिए आप जिन मैप एप्लीकेशन की मदद लेते हैं वो दरअसल काम कैसे करता है। दरअसल जीपीएस सिस्टम 24 सैटेलाइट की मदद से काम करता है। ये सैटेलाइट पृथ्वी से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में मौजूद है। ये सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जब हम अपने फोन से किसी लोकेशन यानी जगह के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट के सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इस सिग्नल को आपके फोन का रिसीवर पकड़ लेता है और जीपीएस से लोकेशन की जानकारी मिलने लगती है। सबसे खास बात यह है कि जीपीएस सभी प्रकार के मौसम में लगातार 24 घंटे काम करता है। जीपीएस की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा की गई थी, लेकिन आम लोगों के लिए जीपीएस का इस्तेमाल साल 1983 में शुरू किया गया था। कुल मिलाकर सबक यह है कि इस तकनीक का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन किसी भी मैप एप्लीकेशन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल भी कीजिए ताकि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो। और अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसकी आज से हंगामेदार शुरुआत हुई है। हालांकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप संसद के हंगामे वाले रिकॉर्ड देखेंगे तो आज की इस तस्वीर में कुछ भी नयापन आपको महसूस नहीं होगा। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, संबल हिंसा, अडानी रिश्वत मामला समेत अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष का हल्ला बोल होगा। आज हुआ भी ऐसा ही। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने सभी विपक्षी सांसदों से शांति बनाए रखने वाली विनम्र अपील की थी, लेकिन असर कितना हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आपको बता दें, निरंतर हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 27 नवंबर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के कारण सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कल मंगलवार को संविधान दिवस के कारण सदन की कार्यवाही नहीं होगी। आज शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पीएम मोदी भी मौजूद रहे। संसद का शीतकालीन सत्र कैसा होने वाला है, इसका ट्रेलर आज ही देखने को मिल गया। सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, मैं अत्यंत दुख के साथ सभा माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, आप सभी बैठे। जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 80-90 बार
जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं। मैं अत्यंत दुख के साथ सभा को तो सांसद के रूप में मैं चाहता हूं कि आए यहाँ बात किए, चर्चा किए। हम तो बात करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके लिए तो दोनों साइड की जरा सहमति भी चाहिए, बस यही बात। 2 बैसाखी पर आप टिके हैं, जय दिन चल जाएं, तो जनता ने अगर नकारा किसी को है तो मोदी जी आपको, आपकी गारंटी को, आपके नारे को और आपको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो उस जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए, न कि उससे गुस्सा करके और उस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे जहाँ पे डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है और फिर हम डिसीजन और सहमति पे पहुँचते हैं और वहाँ केवल हंगामा। आखिर प्रधानमंत्री जी हों, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, सरकार हर विषय पे चर्चा कराने के लिए तैयार है। इट्स द राइट टू आस्क क्वेश्चंस हियर एंड टू डिमांड आंसर्स। व्हाई नॉट अलाउ द ओनस इज ऑन द गवर्नमेंट टू मेक द हाउस फंक्शन। जो इंडी अलायंस है, विपक्ष है, उसके लिए जनता का दुख दर्द, देश का विकास कहीं भी मायने नहीं रखता। सदन के दोनों सदनों में हंगामे के बीच एक बहस आकर्षण का केंद्र बनी, जिस पर हर किसी का ध्यान गया। ये बहस थी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच। मुद्दा अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों का था। तो एक तरफ खड़गे के नुकीले सवाल थे, दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ के नियम कानून। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ 50 सेकंड में आप भी देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। 267. No, that my ruling is over. No, it's a very important, sir. देखिए, No, ये you are questioning ruling of the chair. Sir, if you suspend today's business, we can explain because the Adani One second, sir. regarding this bribery case is affecting the entire Nothing country. is on record. And nothing is going on record. No. Entire Nothing country. is going on record. Nothing is going on record. Consistently, Nothing is Modi ji is supporting him. Nothing is going on record. Nothing is going on record. No, sir. Modi ji is supporting him. और सत्ता में अब बात महाराष्ट्र की, जहां सीएम वाला सस्पेंस चुनावी नतीजों के 48 घंटे के बाद भी बना है, जहां मुख्यमंत्री वाली कुर्सी को शिंदे सेना के समर्थक अपने बयानों से एकनाथ शिंदे की ओर खींचने में जुटे हुए हैं। बीजेपी के समर्थक इस कुर्सी पर फडणवीस का पहला हक बता रहे हैं, तो अब अजीत गुट के सपोर्टर भी अपनी दावेदारी लेकर मैदान में आ गए हैं। संख्या बल बीजेपी के पक्ष में है, तो उस लिहाज से देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे के समर्थकों को ये लगता है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया तो सीएम का दावा उन्हीं का बनता है। उधर अजीत गुट ये दलील दे रहा है कि पिछली बार डिप्टी सीएम पद से संतोष करना पड़ा, इसलिए इस बार ऐसा फॉर्मूला बने कि वो भी सीएम बन जाए। इस बीच आज फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दिल्ली में हैं और तीनों लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की शादी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस समारोह के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से इनकी मुलाकात हो सकती है और उसी बैठक में सीएम वाला फॉर्मूला तय हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 5 साल के कार्यकाल में बारी बारी से तीनों नेता यानी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार सीएम बन सकते हैं। फॉर्मूला 2-2-1 का होगा, मतलब 2 साल बीजेपी, 2 साल शिवसेना और 1 साल एनसीपी का कैंडिडेट मुख्यमंत्री होगा। हालांकि इसमें एक और पेच है, कुछ नेता 2-2-1 साल नहीं बल्कि 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर सहमत हैं, जो पिछली बार भी था। उस हिसाब से 2.5 साल बीजेपी और 2.5 साल शिवसेना का सीएम तय हुआ था। हालांकि अंतिम फॉर्मूला क्या होगा, इस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। वैसे शिवसेना के विधायकों का मानना है कि बीजेपी का बिहार वाला मॉडल महाराष्ट्र में लागू होना चाहिए। जैसे बीजेपी ने ज्यादा सीट होने के बावजूद बिहार में पॉपुलर फेस के आधार पर नीतीश को सीएम बनाया, उसी आधार पर यह पद एकनाथ शिंदे को मिले क्योंकि चुनाव उनके चेहरे पर लड़ा गया। फिलहाल महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए महायुति के पास वक्त और विकल्प दोनों कम हैं। देवेंद्र जी आगे बढ़ो।
We worked as a team and the success has gone to all the three parties equally. So there is no question of any dispute or difference. So we have to give 1 or 2 days before we all sit together and then we'll find a solution. There will be no fight as our dear opponents are trying to imagine. महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री दिल्ली तय करे, मोदी शाह तय करे। वो मुख्यमंत्री ऐसा रहेगा जिससे गुजरात को ज़्यादा फायदा जो कर सकता है वही नेता मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र के फायदे की बात नहीं होगी, मराठी मानुस के फायदे की बात नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में संख्या पर देखा नहीं, लेकिन छोटी पार्टी है, उसको बड़ी करने के लिए नीतीश कुमार को सीएम पद दिलाया। वैसे ही एकनाथ शिंदे साहब को सीएम पद मिलेगा, ये हमें विश्वास है। हाँ, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए और मुख्यमंत्री भी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी होने चाहिए, यही सपना है हमारा। हर पार्टी का एमएलए ये चाहता है कि उसकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, और ये कोई गैर भी नहीं है, बल्कि नेताओं ये सब सोच के एक अच्छा सा डिसीजन देंगे, ऐसे हमें आशा है। लेकिन जो भी डिसीजन देंगे वो हमें मानने देगा। ये तो बहुत खेला होने वाला है। अभी तो महाराष्ट्र में सत्ता में क्या क्या खेला होने वाला है, पैसा नहीं है तिजोरी में, सब पूरा लूट लिए इन लोगों ने 2.5 साल में। आज उनका दिन है, कल हमारा दिन लाएंगे हम।